नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, हम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने आदर्शवाद के प्रमुख विचारकों के कुछ विचार पढ़े। आज हम उसी का भाग 2 ब्रिटिश आदर्शवाद में टी.एच. ग्रीन के विचारों से अवगत होंगे। ब्रिटिश आदर्शवाद की परंपरा मुख्यतः ग्रीन, ब्रैंडले व बोसांके की रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। ग्रीन इस परंपरा का शीर्ष प्रवक्ता है, जिसका दर्शन आदर्शवाद और उदारवाद का सुघर सामंजस्य प्रस्तुत करता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन आदर्शवाद का प्रभाव ब्रिटिश बौद्धिक वर्ग पर भी पड़ा और जैसा कि वेपर ने कहा है, ग्रीन की कृतियां भी हीगलवाद से प्रभावित हैं, लेकिन ग्रीन के राजनीतिक दर्शन की व्याख्या के संदर्भ में कुछ विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ग्रीन के विचारों का सूत्र केवल हीगल नहीं है, उसके ऊपर कांट, रूसो, प्लेटो और अरस्तु का भी गहरा प्रभाव है। नंबर 2, ग्रीन का आदर्शवाद ब्रिटिश उदारवाद को भी साथ लेकर आगे बढ़ता है। यह एक ऐसा तत्व है जो ग्रीन को जर्मन आदर्शवादी, विशेषकर हीगल से गुणात्मक रूप से अलग करता है। वह हीगल के समान ही राज्य को एक नैतिक संस्था स्वीकार करते हैं, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ग्रीन भी मानते हैं कि राज्य समाज की सर्वोच्च संस्था है, लेकिन वह राज्य को निरंकुश मानने के लिए हीगलवादी तर्क में विश्वास नहीं करते। इस बिंदु पर वह कांट के अधिक नज़दीक हैं, क्योंकि दोनों विचारकों ने व्यक्ति को साध्य माना है। व्यक्ति को साध्य मानने का तात्पर्य स्टूडेंट यह है कि राज्य के संदर्भ में व्यक्ति का व्यक्तित्व नगण्य नहीं है। राज्य आवश्यक, महत्वपूर्ण व सर्वोच्च संस्था है, किंतु व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, इसका विलोपन नहीं हो सकता। व्यक्ति राज्य के समान ही शाश्वत चेतना की अभिव्यक्ति है, अतः दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। ग्रीन के विचारों में सर्वप्रथम स्वतंत्रता, लिबर्टी आती है। शाश्वत चेतना, इंटरनल कॉन्शियस की संकल्पना ग्रीन के दर्शन का मूल आधार है। इसके आधार पर ही मानव स्वभाव, समाज, राज्य, अधिकार व स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं। ग्रीन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियस पाई जाती है। यह आत्मचेतना स्वयं शाश्वत चेतना का एक अंश है। जिस प्रकार विश्व चेतना हीगल के लिए ईश्वर के समतुल्य है, उसी प्रकार ग्रीन भी शाश्वत चेतना को ईश्वर रूप में स्वीकार करते हैं। इस शाश्वत चेतना की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि मानवीय चेतना इसी चैतन्य का एक अंश है। इस प्रकार मानवीय चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, स्वतंत्रता चाहती है, किंतु यह स्वतंत्रता बंधनहीनता या स्वेच्छाचारिता नहीं है। व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, अतः वह किसी भी प्रकार का व्यवहार करके स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ कार्य नैतिक दृष्टि से गलत होते हैं, जैसे शराब पीना या जुआ खेलना। आचरण करने वाले ऐसे व्यक्ति को नैतिक आधार पर परतंत्र कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे कार्यों से व्यक्ति की चेतना दूषित होती है। तो इस प्रकार ग्रीन व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी विचारधारा का खंडन करते हैं। अर्नेस्ट बार्कर ने इस परिभाषा के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले हैं। परिभाषा है ग्रीन की स्वतंत्रता किसी करने योग्य कार्य का या उपभोग करने योग्य वस्तु को करने या उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है। इसमें स्टूडेंट्स, हम स्वतंत्रता निश्चित होती है। स्वतंत्रता का तात्पर्य इच्छा अनुसार कार्य करना, टू वर्क अकॉर्डिंग टू विल नहीं है, बल्कि शुभ इच्छा के अनुरूप कार्य करना है। शुभ इच्छा वह इच्छा होती है जो व्यक्ति के आत्म विकास के साथ सामान्य सामाजिक हित का भी ध्यान रखती है। व्यक्ति की चेतना शाश्वत चेतना का अंश होने के कारण आत्महित से ही संतुष्ट नहीं होती है। स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। इस सकारात्मकता का दोहरा स्वरूप है
स्वतंत्रता एक तरफ व्यक्तियों को कुछ निश्चित प्रकृति वाले कार्यों को करने की अनुमति देती है, वहीं दूसरी तरफ राज्य को भी व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करने की छूट देती है। और ग्रीन यह मानते हैं कि राज्य प्रत्यक्षतः व्यक्तियों को नैतिक नहीं बना सकता, लेकिन वह व्यक्तियों के नैतिक विकास में सहयोग दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन का अधिकार यानी राइट्स। तो स्टूडेंट, राइट्स एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और जिसके लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है। अधिकारों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, उसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों में ही अंतर्निहित है। व्यक्ति अपने आदर्श लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता की कामना करता है, जो वस्तुतः कुछ निश्चित प्रकृति के कार्यों को संपादित करने की छूट के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अधिकार व्यक्तियों का वह दावा है, वह क्लेम है, दावा है जिसे वह अपने आदर्श लक्ष्यों के लिए आवश्यक समझता है। ग्रीन के अनुसार व्यक्तियों का यह दावा समाज से और समाज के एक अभिन्न सदस्य के रूप में किया जाता है। जब किसी मांग यानी डिमांड को समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तब वह मांग अधिकार का रूप धारण कर लेती है। राज्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है और कानून निर्माण के लिए राज्य का होना जरूरी है। इस प्रकार मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टलेस लिबर्टी इन्वॉल्व राइट्स एंड राइट्स डिमांड द स्टेट। कानूनों के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आत्महित को सार्वजनिक हित से अलग करके देखते हैं या निजी हितों की पूर्ति के लिए सामाजिक हितों की अवहेलना करते हैं। ऐसे लोगों का आचरण समाज के अन्य लोगों के अधिकार व स्वतंत्रता के लिए घातक होता है। इसके बाद हम इनके दंड के ऊपर जो विचार हैं उस पर विचार करेंगे। राज्य के कार्यों का एक पहलू उसके दंड की व्यवस्था में दृष्टिगत होता है। हीगल ने अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दंड को आवश्यक माना है। उसके अनुसार दंड का अपराध का निषेध है और ग्रीन भी दंड को वह शक्ति मानते हैं जो स्वतंत्रता की प्रतिरोधी शक्ति या प्रतिरोध करती है। जब कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है, तब वह वस्तुतः अधिकारों की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति की नैतिक इच्छा मॉरल विल की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचती है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दंड का उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्य के नैतिक इच्छा की स्वतंत्र क्रिया को सुरक्षित करना है। स्टूडेंट्स, हम ग्रीन के विचारों के बाद में फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रैडले के विचारों से अवगत होंगे। ब्रैडले ने ब्रिटिश आदर्शवाद से उस उदारवादी तत्व को निकाल दिया जिसका समावेश टी.एच. ग्रीन ने किया था। उन्होंने अपने चिंतन में अपने पूर्ववर्ती ग्रीन की उपेक्षा की तथा यूनानी दार्शनिक प्लेटो और विशेषतः जर्मन विचारक हीगल के दर्शन को समन्वित करने का प्रयास किया। वह प्लेटो के न्याय की अवधारणा और हीगल के सामाजिक सद्विचार के आधार पर व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों की व्याख्या करते हैं। प्लेटो ने व्यक्ति को समाज के संदर्भ में ही देखने का प्रयास किया था। यद्यपि समाज का निर्माण व्यक्तियों से ही होता है, किंतु व्यक्ति की तुलना में समाज अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना आत्मनिर्भर नहीं है कि अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। दूसरे शब्दों में व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम बर्नार्ड बोसांके के विचारों से अवगत होंगे। ब्रिटिश आदर्शवाद की परंपरा में बर्नार्ड ने अपना विशेष स्थान रखा है। वे ऑक्सफोर्ड व सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। बर्नार्ड बोसांके को ग्रीन के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। उनके संदर्भ में विशिष्ट बात यह है कि उन्होंने अपने राजनीतिक चिंतन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। बोसांके का चिंतन ब्रैडले के चिंतन से अधिक व्यवस्थित व व्यापक है। वह यूनानी
चिंतकों के विचारों का गंभीर अध्येता तो थे ही, साथ ही रूसो, कांट व ग्रीन से भी प्रभावित हैं, किंतु निश्चित रूप से वह हीगलवाद का उत्कृष्ट अनुकरणकर्ता प्रमाणित होते हैं। यही कारण है कि ग्रीन के उदारवादी विचारों को वह एक संकोच के साथ ही स्वीकार कर पाते हैं। उन्होंने इच्छा का सिद्धांत बताया है, थ्योरी ऑफ विल। बोसांके के राजनीतिक दर्शन का आधार उसके द्वारा प्रतिपादित इच्छा का सिद्धांत है, जिसे उसने रूसो से ग्रहण किया। रूसो की भांति बोसांके ने मानवीय इच्छा को दो भागों में विभक्त किया, यथार्थ इच्छा व वास्तविक इच्छा। स्टूडेंट, यथार्थ इच्छा का अभिप्राय प्रतिपल सचेत कॉन्शियस व्यक्ति की उस इच्छा का प्रतीक है जिसके द्वारा वह अपने निजी हितों की पूर्ति करना चाहता है। यह इच्छा व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संबंधित होने का विरोध करती है और व्यक्ति प्रतिकारक अलगाव के शिकार हो जाते हैं। वास्तविक इच्छा को सामाजिक या नैतिक इच्छा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस इच्छा से प्रेरित होने पर व्यक्ति इस सार्वभौमिक सत्य से अवगत हो जाता है कि उसका नैतिक विकास समाज के अन्य सदस्यों के साथ व उनके सहयोग से ही संभव है। अपने प्रतिकारक अलगाव की स्थिति में व्यक्ति का मूल्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक इच्छा के संपूर्ण तार्किक लक्ष्यों की पूर्ति स्वतः नहीं कर सकता। संस्थाओं का सिद्धांत है इनका। बोसांके सामान्य उद्देश्यों की अवधारणा के आधार पर संस्थाओं का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जो राजनीतिक चिंतन को उनकी एक उल्लेखनीय देन है। वे प्रत्येक संस्था यानी परिवार, स्कूल, क्रिकेट टीम, चर्च, समुदाय, समाज या राज्य का एक सामान्य उद्देश्य होता है और इसके अभाव में किसी भी संस्था के अस्तित्व व जीवन का कोई औचित्य नहीं है। इसके ऊपर अपना विशेष फोकस करते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, सामान्य उद्देश्य या सामाजिक मस्तिष्क की अभिव्यक्ति होती है। बोसांके के शब्दों में संस्थाओं में व्यक्तिगत मस्तिष्कों का वह सम्मिलित बिंदु होता है जिसे सामाजिक मस्तिष्क कहते हैं, अथवा हमें यहाँ वह आदर्श तत्व मिलता है जो अपनी सार्वभौम संरचना में सामाजिक है, परंतु विभाजित रूप में व्यक्तिगत मस्तिष्क है। उन्होंने राज्य का सिद्धांत भी बताया। संस्था सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि राज्य भी एक संस्था है, क्योंकि राज्य का सामाजिक मस्तिष्क सामान्य रूप से संपूर्ण समाज के सामूहिक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। अतः राज्य नैतिक सर्वोच्च संस्था है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने दोनों ही रूप में आदर्शवाद के विभिन्न विचारकों के विचारों से अवगत कराया और इसके साथ ही आज हम इसका संपन्न करते हैं। इसके बाद अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे।